कर्नाटक में चुनावी घमासान जारी। प्रधानमंत्री आज हुमनाबाद, विजयपुरा और कुर्ची में चुनावी रैली और उत्तरी बेंगलुरु में करेंगे रोड शो। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य अध्यक्ष DK शिवकुमार आज मांड्या और हासन में करेंगे प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी तेलुगु संगमम के सभा को करेंगे संबोधित। साथ ही काशी तेलुगु संगमम के बारे में विचार करेंगे प्रकट। मानसरोवर घाट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। 231 यात्री पहुंचे आज नई दिल्ली। वतन वापसी पर लोगों ने सुरक्षित वापसी के लिए सरकार का जताया आभार। आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। सजा पर रोक से इनकार के सूरत कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय दूतावास का किया उद्घाटन। जयशंकर ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। द्विपक्षीय बहुपक्षीय साझेदारी, बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों और व्यापारिक सहयोग पर की चर्चा। IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 56 रन से दी शिकस्त। वहीं आज खेले जाने वाले पहले मुकाबले में कोलकाता की गुजरात से होगी भिड़ंत। दूसरी मैच में दिल्ली और हैदराबाद होंगे आमने सामने। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रचा इतिहास। 52 साल बाद बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। सेमीफाइनल में आज ली यांग और वांग ची लिन से होगी भिड़ंत। नमस्कार, DD न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता राज्य भर में जनसभाएं और रैलियां करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन तक विभिन्न स्थानों पर रोड शो और चुनावी रैलियां करेंगे। PM मोदी आज बीदर, विजयपुरा और बेलगावी में चुनावी रैली और बेंगलुरु में रोड शो करेंगे। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक ही एकमात्र दक्षिणी राज्य है जहां भाजपा सत्ता में है। पार्टी के मेगा चुनाव प्रचार को धार देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज धारवाड़ जिले के कालाघाटी में APMC से युवा शक्ति सर्किल तक रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर में नड्डा गदग जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। शाम को JP नड्डा देवांगीर जिले में रोड शो करेंगे। गौरतलब है कि 224 सीटों वाली विधानसभा में 10 मई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव रैलियों और रोड शो के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य अध्यक्ष DK शिवकुमार आज मांड्या और हासन में प्रचार करेंगे। पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ में प्रचार कार्य करेंगी। JDS के वरिष्ठ नेता देवीगौड़ा बेंगलुरु रूरल और रामनगरा में अपना प्रचार संभालेंगे। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के बाद काशी तेलुगु संगमम का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे वर्चुअल माध्यम से काशी आए सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करेंगे। मानसरोवर घाट पर शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये जानकारी शुक्रवार को राज्यसभा सांसद GVL नरसिम्हा ने कांची कामकोटी मठ में दी। पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने बताया कि PM के संबोधन का तेलुगु में अनुवाद किया जाएगा। PM के संबोधन से पूर्व विद्वान आचार्य चारों वेदों का पाठ, रुद्री स्तोत्र का पाठ करेंगे। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। एक विमान जिद्दा से 231 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंच गया है। वतन पहुंचने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। इन लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इस 5वीं आउटबाउंड फ्लाइट के साथ लगभग 1600 भारतीयों को अब तक हिंसाग्रस्त सूडान से निकाला जा चुका है।
वतन वापसी पर लोगों ने सुरक्षित वापसी के लिए सरकार का आभार जताया है। आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की निचली अदालत की 2 वर्ष की सजा पर रोक के लिए दायर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट के निर्णय के बाद राहुल लोकसभा की सदस्यता से हाथ धो बैठे थे। सत्र अदालत में राहुल ने सजा पर रोक की अर्जी दी थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। सूरत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 23 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस निर्णय को राहुल की ओर से सत्र अदालत में चुनौती देते हुए दोष सिद्धि पर रोक की मांग की गई थी, जो 20 अप्रैल को खारिज कर दी गई थी। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उनके भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर आज फैसला आने वाला है। अपहरण और हत्या मामले में गैंगस्टर के खिलाफ गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। गैंगस्टर के मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो सकती है। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल शहर में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद जगह जगह जलभराव हो गया है। इसके चलते लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके चलते लोगों को अपने गंतव्य तक पैदल जाना पड़ा, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 30 अप्रैल को इसका 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के सफर पर पेश है एक शानदार फिल्म। हर महीने का अंतिम रविवार सुबह के 11 बजे एक आवाज जो बन गई देश की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जहां होती है देश के सम्मान की बात, देशवासियों के मन की बात। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। 3 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे संवाद का इतना पावरफुल माध्यम बन जाएगा। मन की बात यानी देश की बात। खादी की बिक्री का कीर्तिमान हो या फिर मेक इन इंडिया खिलौनों का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, मन की बात ने देश के सपनों को नई उड़ान दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्वज लहराना हो या देश के अनसंग हीरोज को सम्मान, किसी के लिए ये उम्मीदों की बात है तो कईयों के लिए हौसलों का साथ है। मन की बात को जन जन की बात बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। पीएम मोदी की अपील और आह्वान ने नए जन आंदोलनों को जन्म दिया। बात फिर चाहे स्वच्छता की हो या स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का आह्वान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक की बात। मन की बात ने सबके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया। तो ये देश की विजय यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर 100 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का जरिया भी बना। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ने चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है, आओ हम सब मिलकर के अपनी भारत माता की सेवा करें
हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मन की बात 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होता है। एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक देश के करीब 96% लोग मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने मन की बात कम से कम एक बार सुना है। 65% देशवासी हिंदी में तो 35% लोग क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी में यह कार्यक्रम सुनते हैं। सर्वे के मुताबिक 63% लोग ये मानते हैं कि मन की बात के चलते देश को लेकर उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है। 55% लोगों ने यह माना कि कार्यक्रम के चलते वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बने हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस कार्यक्रम ने नए मानदंड गढ़े, तो इसके माध्यम से देशवासियों के सुझाव सीधे पीएम मोदी तक पहुंचे। 100वें एपिसोड तक के अनवरत सफर में मन की बात न सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है, बल्कि भारतवासियों के संकल्प की सिद्धि का माध्यम भी बन रहा है। आइए मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर मिलते हैं रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते हैं और बनाते हैं एक अभूतपूर्व कीर्तिमान। और हाँ, इस अवसर को और भी यादगार बनाते हुए आप अपनी फोटो नमो ऐप पर अवश्य डालें। पीएम मोदी ने 29 दिसंबर 2019 को बिहार के रहने वाले केशव कुमार और संकल्प 95 का अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया था। मन की बात कार्यक्रम ने इनके हौसले को और बढ़ाया और आज ये सामाजिक सेवा में बढ़ चढ़कर और ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं। कैसे हैं इनके अनुभव, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। हमारे साथ केशव कुमार हैं, बिहार से हैं। संकल्प 95 क्या है सर? संकल्प 95 संकल्प 95 एक संस्था है जो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो हम लोग दोस्त लोग पढ़े थे, सब 1995 में पास आउट हुए थे केआर हाई स्कूल बेतिया से। और हम लोगों ने एक संस्था बनाई थी 2012 में। हमने शुरुआत इसकी की थी, जिसका पंजीकरण 2017 में हुआ। तो 2012 में हम लोगों ने मिलकर कुछ काम करना शुरू किया। जैसे खुद ही पैसा कलेक्ट करके एक दूसरे दोस्तों से एक जगह कलेक्ट करते थे और समाज के लिए कुछ करते थे। उस तरह से वो सिलसिला आगे बढ़ा। कभी बाढ़ पीड़ितों के लिए, कभी अग्नि से, मतलब हमारे यहाँ बाढ़ और सुखाड़ का क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ अगलग्गी भी वैसी ही होती है। तो कभी आग से पीड़ित लोगों के लिए हम खाना, कपड़ा या ठंड के दिनों में कंबलें बांटना। 2019 के 8 दिसंबर को हमने एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, जिसमें हेल्थ चेकअप भी होता था और साथ ही साथ दवाइयाँ भी दी जाती थी। क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे एलुमिनाई के बहुत सारे मित्र डॉक्टर भी हैं और कुछ की मतलब फार्मेसी की दुकानें भी हैं, तो वो लोग दवाइयाँ देते थे, डॉक्टर लोग अपना समय निकाल करके आके वहाँ पे हेल्थ चेकअप करते थे। उसी दरमियान 2019 का 8 दिसंबर 2019 हमारे लिए एक इतिहास बन गया, जब 29 दिसंबर 2019 मन की बात के 61 एपिसोड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा नाम लिया और हमें अपने मन की बात में 1 मिनट 50 सेकंड का समय दिया। आपको उम्मीद थी कि पीएम आपका नाम लेंगे? कार्य से आगे बढ़ने की उम्मीद थी, परंतु इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई तक आ जाने की उम्मीद नहीं थी। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के चलते ही है, क्योंकि उन्होंने कोशिश किया है ग्रास रूट से चीजों को उठाकर सामने लाने की, उन्हें प्रोत्साहित करने की, उनके अंदर ताकत देने की और उन्हें आगे बढ़ाने की। प्रधानमंत्री ने इनकी संस्था का नाम लिया और ये अपने आप में इनके लिए भी काफी गौरव की बात है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। 27 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बांदा के रहने वाले रामबाबू तिवारी का भी जिक्र किया था। रामबाबू ने बरसात के पानी को संरक्षित करने का काम किया है। क्या है रामबाबू तिवारी के अनुभव, इनसे भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। रामबाबू तिवारी का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में किया। बांदा से हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है पीएम ने आपका नाम लिया था? जी, हम लोग का जो अभियान है बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा जनपद के अधावा गांव में,
बरसात के पानी को रोकने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। उस अभियान की सराहना विगत 27 जून 2021 को जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की थी, तो निश्चित रूप से अपार खुशी हुई थी और उस खुशी में हम लोग भावुक भी हो गए थे, क्योंकि हम लोगों का जो बुंदेलखंड जो गांव है, जिला मुख्यालय 17 किलोमीटर दूरी पर है और हमेशा से सूखा और अकाल के लिए जाना जाता रहा बुंदेलखंड क्षेत्र पे। वहाँ महिलाएं जो पाठा क्षेत्र में पानी लाने का जो काम करती थी, उस पाठा क्षेत्र में पानी लाने के दौरान अपनी पीड़ावस्था में कहा करती कि धौरा तेरा पानी गजब करी जाए, गघरी न फूटे खसम मरी जाए। यानी वो अपने एक मटकी पानी कीमत पति से कर बैठती हैं। उस पानी को हम लोग सहेजने के लिए, रोकने के लिए हम लोगों ने उस गांव पर कार्य किया, खेत पर मेड़ बनाया, बरसात के पानी को रोकने के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के माध्यम से तालाब का जीर्णोद्धार कराया। तो निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। उसी के कारण आज हम लोग जो है अन्य गाँव में भी बरसात के पानी को रोकने का कार्य करते हैं। एक नई जिम्मेदारी भी हम लोगों को मिली है कि इतने देश के टॉप लेवल के जो है नेता, और हम लोग बैकवर्ड जो एरिया है बुंदेलखंड का, जो बांदा जनपद है, आधाव गांव के लोग हम लोग अभियान की अगर सराहना की है, तो निश्चित रूप से एक हम लोग खुशी मिली हुई है। जो सोचा था आपने पीएम आपका जिक्र करेंगे? हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मन की बात में जैसे इतने बड़े मंच से हम लोग गांव के अभियान की हम लोग सराहना होगी। बड़ी बड़ी जगह जाने का आपको मौका मिल रहा है। कॉन्क्लेव हुआ है, ये एक तरीके से कुंभ का आयोजन हुआ है। उस कुंभ पर देश भर के जो लोग हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो मन की बात में जिनका जिक्र हुआ है, जिनके अभियानों का जिक्र हुआ है, सब लोग आए। हम सबका एक आपस में संगम हुआ है, मेल मिलाप हुआ है और एक जो पॉजिटिव काम करने वाले जो लोग हैं, एक मिलना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक हम लोग के भावुक वाले पल हैं और खुशी वाले पल हैं। उत्साहित हैं, उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि पहले इनका मन की बात में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और अब इनको दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर, ऐतिहासिक स्थलों पर जाने का मौका मिल रहा है, जो इनके लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। इस दौरान जयशंकर के साथ डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति रकील पेना भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जयशंकर ने कहा कि हमारे राजनीतिक संबंध असाधारण रूप से सौहार्दपूर्ण हैं और हम बहुपक्षीय क्षेत्र में निकटता से समन्वय करते हैं। विश्वास है कि हमारे रेजिडेंट मिशन की उपस्थिति सहयोग के एक नए अध्याय को जन्म देगी, साथ ही द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक डोमेन में हमारे संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी। इससे पहले एस जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस एबिनाडेर से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई दी। दोनों नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन रिपब्लिक के विदेश मंत्री रॉबर्टो अल्वारेज के साथ भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच बढ़ते दोस्ताना संबंधों से और अधिक समृद्धि आएगी। सेंटो डोमिंगो में भारत डोमिनिकन गणराज्य व्यापार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि डोमिनिकन गणराज्य उस व्यापार से संबंधित है जो 20 साल पहले हमारे राजनयिक संबंध स्थापित करने से पहले $12 मिलियन था। ये आज लगभग $1 बिलियन तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि कई अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर रहे हैं और हमारे व्यवसाय के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज हमारे लिए चुनौती ये है कि कैसे विस्तार किया जाए, कैसे तेजी लाई जाए, सहयोग के क्षेत्र का विस्तार कैसे करें। यही हमारी बैठक का मुख्य उद्देश्य है। Quite a few Indian companies have already established offices here. I see among them is Glenmark Pharmaceuticals, Hetero, Kaplan Point, and Flagship Biotech, and a lot of our big automobile dealers, two-wheeler dealers like Bajaj, Hero and Royal Enfield have actually local dealers, and I also am told that we have started sourcing small cars from India. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन के सेंट्रल सिटी उमान की एक इमारत पर हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन के कई लोगों की मौत हो गई। आपातकालीन सेवाओं ने रूसी हमले से क्षतिग्रस्त एक आवासीय इमारत के मलबे के नीचे से शव निकाले हैं। नए हवाई हमले की चेतावनी के बीच यूक्रेन के निवासियों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स पर गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। मौजूदा सीजन में केकेआर ने लगातार 4 मैच गंवाने के बाद पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर वापसी की थी। अंक तालिका में टीम 6 अंक के साथ 7वें स्थान पर स्थित है। आज के मैच में केकेआर के लिए हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस की टीम से पार पाना आसान नहीं होगा, जिसके पास मजबूत गेंदबाजी, आक्रमण और कुशल बल्लेबाज हैं। गुजरात की टीम अभी 7 मैचों में 10 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। वहीं आज के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का सफर कुछ खास नहीं रहा है। दोनों टीमों ने अब तक 7-7 मैच खेले हैं, जिसमें से दोनों को 5-5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स पिछले 2 मुकाबलों में लगातार जीत हासिल कर जीत की पटरी पर लौटी है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद पिछले 3 मुकाबले गंवाकर हार की हैट्रिक लगा चुकी है। ऐसे में आज के इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम वापसी करना चाहेगी, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 56 रन से हरा दिया। मोहाली में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 257 रन बनाए। मार्कस स्टोइनिस ने 40 गेंदों में 72 रन और काइल मेयर्स ने 24 गेंदों में 54 रन की पारी खेली। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 19 ओवर 5 गेंदों में 201 रन पर सिमट गई। पंजाब किंग्स के लिए अथर्व ताइदे ने 36 गेंदों में 66 रन की पारी खेली, जबकि सिकंदर रजा ने 36 रन बनाए। इसके बाद कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। यश ठाकुर ने 4 और नवीन उल हक ने 3 विकेट लिए। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने सीधे गेमों में इंडोनेशिया के अनुभवी जोड़ी मोहम्मद एहसान और हेंड्रा सेतियावान को 21-11, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने पुरुष युगल वर्ग में 52 साल बाद पदक सुनिश्चित कर लिया है। अब प्रतियोगिता के अंतिम 4 में आज सात्विक और चिराग का सामना चीनी ताइपे के ली यांग और वांग ची लिन से होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।